राव खालिद साहब, एक तो वज़ीर आज़म के बाद नेतन्याहू का जब उनकी तकरीर शुरू हुई तो पाकिस्तानी वफ़द ने एहतजाजन वॉकआउट कर दिया। फ़लस्तीन पर बड़ी खुलकर वज़ीर आज़म साहब ने बात की है, तो आप कैसे देखते हैं? एक एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया है वॉकआउट करके और फिर खुलकर जिक्र भी किया गया है और तमाम मसाइल को उजागर किया गया। जी बिल्कुल, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे पहलू लगा, वो पूरी तकरीर तो मैंने सुनी, उस पर मैं कमेंट करता हूँ, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पहलू मुझे लगा जब वो निकल रहे थे तो वहाँ प्रेसिडेंट जो है UNGA के, उन्होंने अनाउंस किया कि अब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को दावत दी जाती है और प्रोटोकॉल को मैं कहता हूँ उनको लेके आए। तो मेरे जहन में फौरी तौर पे जो ख्याल आया कि ही वॉज समवेयर एट बैक स्टेज, कहीं बैठे थे वो, और यकीनन वज़ीर आज़म की तकरीर उन्होंने सुनी होगी। ये नहीं हो सकता कि वो कहीं गए हो, इधर वाशरूम में गए हों या कहीं और कमरे में बैठे हों और उनको ना पता चला हो। तो मुझे वो बेस्ट फील करने की कोशिश कर रहा था कि जब वज़ीर आज़म बता रहे थे, जेनोसाइडल वॉर की बात कर रहे थे, या वो कह रहे थे कि इंसानियत का एक कत्ल जब हो जाता है तो फिर उसके बाद कोई ख़ात्मा ही समझे फिर सोसाइटी का और माशरे का और अखलाकियात का, हर चीज़ का, फिर तो उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। तो वो मैंने बड़ा उसको अच्छा, यानी मुझे फील हुआ कि चलो जिसको सुनाना चाहिए था, बाकी दुनिया तो सुन रही थी, लेकिन जिसको सुनाना ज़रूरी था कम अज़ कम उसने ज़रूर सुना होगा कि पाकिस्तान का स्टैंड क्या है इसके ऊपर। ओवरऑल मेरा इंप्रेशन ये है कि मैं आई एम नॉट बिग फैन ऑफ स्पीचेस शहबाज शरीफ साहब वो करते हैं, वो उनकी बड़ी रिटोरिक किस्म की होती है, शबाना रूज़ और उस किस्म के भारी भारी अल्फाज उर्दू अंग्रेज़ी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इट्स वेरी वेल रिटन और बड़ी दबंग तकरीर मैं कहूँगा ये थी। और उसमें जो एक्सप्रेशन यूज़ किए गए इसराइल के हवाले से, इसराइल की एट्रोसिटीज़ के हवाले से, उसके बाद जो सिस्टमेटिक स्लॉटर का लफ्ज़ यूज़ किया उन्होंने कहा कि इट्स अटैक ऑन लाइफ एंड डिग्निटी, और उसके बाद भारत के हवाले से जो उन्होंने जो पूरा मंजर दिया, मंजरनामा पेश किया, और ख़ास तौर पे ये पॉइंट उन्होंने इस्टेब्लिश किया कि यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली की रेजोल्यूशंस मौजूद हैं कश्मीर के हल के हवाले से, प्लेबिसाइड के हवाले से। 100 साल से वो अपनी जंग लड़ रहे हैं और 70 साल से कम अज़ कम वो इस्तिस्वाब राय के इंतज़ार में है। तो इंडिया ने जो 5 अगस्त 2019 को जो इक़दाम किया, वो समझता है कि ये मसले का हल है, कश्मीर के मसले का हल। तो ये यकीनन ये मसले का हल नहीं है, और उसको उन्होंने रिलेट किया भारत की जो असले के अंबार जमा कर रहा है, असला इकट्ठा कर रहा है, कि अल्टीमेटली वो फिर कब्ज़ा करने के चक्कर में है, हेजमनी अपनी जो इलाके में बढ़ाना चाह रहा है, मजालिम बढ़ाना चाह रहा है। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सारा किया। फिर उसके बाद माहौलियात के हवाले से बड़ा अच्छा उन्होंने, ज़ाहिर है हमारी गलती तो उसमें नहीं है, कार्बन मिशन हमारी 1% है, लेकिन सबसे ज़्यादा भुगत हम रहे हैं, और हमसे जो कमिटमेंट की गई है उसके हवाले से कार्बन क्रेडिट हमें मिल रहा है। तो राव खालिद साहब, आप ये समझते हैं कि वगैरह उस तरह से नहीं हो रही? राव खालिद साहब, आप ये समझते हैं कि तमाम मामलात को जो है वो बखूबी एड्रेस कर दिया गया है और कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं रही, जो तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनको अच्छे तरीके से एड्रेस किया गया? काफ़ी वसी थे मौज़ूआत उसमें। SDGs का जैसे उन्होंने जिक्र किया, जो गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए गए मुल्कों को, उसमें उन्होंने अपने, हमारे समेत जो 100 मुल्क है, जो तरक्की पजीर मुल्क है, उनका उन्होंने हाल बताया कि वो डेथ ट्रैप में है, जिसको मैं डेथ ट्रैप कहता हूँ, उसमें है। और आप ये हमसे तवक्को करते हैं कि हम वो गोल्स अचीव कर लेंगे, चाहे एनवायरनमेंट के हवाले से हो, चाहे बच्चों की तालीम के हवाले से हो, पॉपुलेशन कंट्रोल हो, डेवलपमेंट गोल्स हों ओवरऑल। तो वो सारा उस हवाले से, फिर ट्रेड एनवायरनमेंट के हवाले से, फिर ख़ासतौर पे ट्रेड के हवाले से जो नाइंसाफ़ी है दुनिया में, उसके जो टैरिफ्स हैं और जो पाबंदियां हैं दूसरे ममालिक के ऊपर कि वो कम्पिटिटिवनेस में नहीं आ सकते, उसके ऊपर के। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने दहशत गर्दी के हवाले से, पाकिस्तान जिस लड़ाई में है और जिस तरह लड़ रहा है इसको, और जितनी कुर्बानियाँ दे चुका है, उसके ऊपर बड़ा एलेबोरेटली उन्होंने बड़ी वजाहत और सराहत के साथ किया। ओवरऑल मेरा ख्याल है कि बहुत टॉपिक्स ठीक थे, उनकी वर्डिंग्स बहुत अच्छी थी, तकरीर एक्सप्रेशंस जितने थे वो बड़े स्ट्रॉन्ग और पावरफुल थे, इसलिए मैं कहता हूँ कि खासी दबंग तकरीर थी। ये मामला जो है मज़ीद उलझता हुआ नज़र आ रहा है, या आपको लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन ने ये डिसीजन लिया है कि वो ख़ुद कोई फ़ैसला नहीं कर रहे बल्कि एक बार फिर से रहनुमाई के लिए जा रहे हैं? क्योंकि ये ख़बरें सुनने में आ रही थी कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से कहा जा रहा था कि हम एक खुद मुख्तार इदारा है, आईनी इदारा है, हमारी भी एक स्टैंडिंग है, हमारे भी फ़ैसले होते हैं, कोई इस तरह रूल आउट नहीं कर सकता। तो अब इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला किया, आपको लगता है यही दुरुस्त फ़ैसला है और इसी तरीके से इस मामले को आगे चलाना चाहिए?
देखिए, एक तो बुनियादी बात हम पहले तय कर लें कि ये एक नई तारीख हो रही है पाकिस्तान में, और इदारों को, सबसे बड़े जो इंसाफ का इदारा है उसको बेवकूफ़ किया जा रहा है। उसके फ़ैसले के हवाले से कभी ये हमने नहीं सुना कि ये नहीं करेंगे, इसको इस तरह नहीं होगा, उस तरह नहीं होगा। कभी रहनुमाई चाहिए, कभी वैसे को बहाना बन जाता है, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। पिछले 2 सालों में पर्टिकुलरली ये हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात का कहती है तो वो आएँ बाएँ शाएँ शुरू हो जाती है, पार्लियामेंट से तकरीरें शुरू हो जाती हैं, पार्लियामेंट से धमकियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, और वो कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं है, हुकूमत कहती है हम इलेक्शन नहीं करा सकते, तो वो ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं। और आइन की रिक्वायरमेंट है आर्टिकल 224 के तहत कि 60 दिन के अंदर होने हैं, जब मुद्दत पूरी करती है अगर पहले डिज़ोल्व कर दे तो 90 दिन के अंदर वो होने ही होने हैं। तो हम ये देख रहे हैं एक सिस्टमेटिक अप्रोच है हुकूमत की, पार्लियामेंट की और इलेक्शन कमीशन की, कि सुप्रीम कोर्ट को कोई जैसे कुछ सबक नहीं सिखाना होता या कोई उनको बताना होता है कि जी आप क्या बेचते हैं, हम बैठे हैं ना, हम करेंगे जो भी करेंगे, आप ऐसे ही इधर बैठे हैं। और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का एक तलवार ऊपर से और लटका दी है, और फिर एज के हवाले से, फिर जजों की तबादले के हवाले से, तरमीम का जो एक प्रोपेगेंडा हो रहा है किस तरह हो जाएगा उस तरह। तो वो मुझे ये लगता है कि एक कुछ सबक सिखाने की कोशिश हो रही है सुप्रीम कोर्ट को तो नहीं, लेकिन उनके जजेस को जो ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ गवर्नमेंट है, या वो समझते हैं कि हमारी मर्ज़ी के फ़ैसले वहाँ से नहीं आ रहे। पहली बात ये। ECP की जहाँ पर बात करें तो वो उसकी तो अदाएँ अजीब व गरीब है। मैं एक कंपैरिजन आपको दे देता हूँ। मैंने आर्टिकल 224 का जिक्र किया, वो सिंपल स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल का एक ऑर्डर है, और उसके तहत आपने करना होता है इलेक्शन कराने, फेयर फ्री इलेक्शन कराने होते हैं कि आपने फेयर फ्री कराए। 8 फरवरी को 45-47 का जो सिलसिला था वो आपने किया। आर्टिकल 224 कहता है 14 दिन के अंदर आपने रिजल्ट देने होते हैं, क्या आपने दिए, आइन की आपने कहाँ कहाँ वायलेशन नहीं की। अब जब हम दूसरी तरफ आते हैं जो इलेक्शन कमीशन की प्ली या रिजर्व सीट के अगेंस्ट, वो आप ज़रा गौर फरमाइएगा जी कि आइन के तहत एक इदारा बना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने रूल्स, अपना लॉ बनाया है जो पार्लियामेंट ने उसको बना के दिया उसको रन करने के लिए। उस लॉ के तहत इलेक्शन कमीशन ने अपने रूल्स बनाए हैं। ये तीसरी स्टेज हो गई। चौथी स्टेज आती है रूल्स के अंदर फिर एक एक्सप्लेनेशन है 94 की, ठीक है, वो उसकी शिक भी नहीं है, बाकायदा सिर्फ वजाहत है उसके अंदर कि पॉलिटिकल पार्टी उसको तस्वर किया जाएगा जिसके पास इंतखाबी निशान होगा। अब मुझे बताएं, आर्टिकल 224 एक तरफ ये जो कहता है वो आप नहीं मान रहे, आप हुज्जत कर रहे हैं, कभी कोई बहाना बना रहे हैं, कभी कोई बहाना बना रहे हैं, उसमें से मीन मेख निकाल रहे हैं, कभी गवर्नमेंट आपकी मदद कर रही है, कभी आप खुद चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, डेट पे आप प्रेसिडेंट से झगड़ा डाल के बैठे हुए हैं। लेकिन जब आपने इम्प्लीमेंट करना है तो आपने आइन से निकल के आप अपने स्ट्रक्चर पे आए, स्ट्रक्चर के बाद अपने लॉज में आए, लॉज के बाद आप रूल्स में आए, रूल्स के बाद आप एक एक्सप्लेनेशन में आए। और मज़े की बात यह, रूल्स में सारी डेफिनेशन दी हुई है, शुरू में 15 किस्म की चीज़ों के ऊपर, पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन नहीं है उसमें। अच्छा राव खालिद साहब, 94 के अंदर जाके एक्सप्लेनेशन में वजाहत में आती है। अच्छा राव खालिद साहब, एक बुनियादी फर्क है, बदरा बहाना बसियार वाली बात है। एक सवाल ये कि बुनियादी फर्क जिसके ऊपर असल मसला अटका हुआ है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 3 दिन के अंदर कोई भी पार्टी ज्वाइन की जा सकती है इंतखाबात के बाद। यहाँ पर यह कहा जाता है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप 15 दिन के अंदर जमा कराएं, ये बुनियादी इख्तलाफ सबसे ज़्यादा है। जी मैं बता देता हूँ आपको 187 के, अब मैं अगला इशू वही था मेरा। 187 है कि कंप्लीट जस्टिस का एक कॉन्सेप्ट है जिस पर इरफान सिद्दीकी साहब को बड़ा एतराज़ है और बाकी लोगों को भी कि ये कहाँ से आ गया जी कंप्लीट जस्टिस। उनको सिर्फ याद दहानी के लिए, मियाँ साहब जब बाहर चले गए थे मुशर्रफ के दौर में तो 7 साल बाद वापस आए थे। अपील के लिए 30 दिन होते हैं, उन्होंने 7 साल बाद आके अपील की थी। अगर वो टेक्निकल बुनियादों पे कोर्ट जाती तो वो ना उनकी अपील मंजूर होती, वो सीधे जेल में होते और उम्र कैद की सज़ा काट रहे होते। लेकिन कोर्ट ने देखा कि इनके साथ ज्यादती हुई थी, कंप्लीट जस्टिस नहीं हुआ था, उन्होंने 7 साल का वेवर दिया उनको। 187 के तहत वो वेवर उनको मिला। उसके बाद अभी जब वो आए हैं, अभी फिर वो वायलेशन में थे, फिर उनको वेवर दिया गया 187 के तहत कंप्लीट जस्टिस देने के लिए उनको ये दिया गया। 1993 में जब उनकी गवर्नमेंट डिसमिस की साहब खान ने, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने 187 अप्लाई किया कंप्लीट जस्टिस, और उसमें प्ली उन्होंने ये ली जो इसमें मंसूर अली शाह साहब ने इस केस में भी वो ली है
कि जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास हुकूमत करने की अक्सरियत मौजूद हो तो इट अमाउंट्स टू फंडामेंटल राइट, क्योंकि लोगों ने उनको मुंतखब किया है, तो इसलिए उसकी हुकूमत को डिसमिस नहीं किया जा सकता। तो ये 187 इसको कहते हैं कि जब आप टेक्निकलिटीज़ में किसी को सज़ा देना चाहें तो जो कंप्लीट जस्टिस में जब आप जाते हैं, इंसाफ की तरफ जब आप जाते हैं, तो उसके तहत किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने किया ये है कि जिस दिन उन्होंने गलत इंटरप्रेट किया बैट का फैसला, इलेक्शन कमीशन ने, इलेक्शन से पहले की बात है, वो वहां पे ले गया सारे केस को अपने को। उस दिन से वो शुरू होगा कि वो उस दिन से कंसीडर होंगे पीटीआई के लोग। उन्होंने इलेक्शन लड़ा एज पीटीआई मेंबर्स, उन्होंने सारा प्रोसेस किया, क्योंकि ईसीपी रुकावट डाल रहा था, उनके टिकट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। जब उन्होंने नजरियाती के टिकट दिए, ईसीपी ने प्रेस रिलीज जारी की धमकी आमेज कि अगर आपने नजरियाती के टिकट जमा कराए तो हम तस्लीम नहीं करेंगे, हम आपको आज़ाद करेंगे। तो होता ये असूल कानून का ये है कि जब आपका राइट जब एस्टेब्लिश हुआ है, जिस डेट को एस्टेब्लिश होता है या उसको वायलेट किया गया है, अगर कोर्ट उसको उस डेट से रिकग्नाइज कर लेती है और एस्टेब्लिश कर देती है तो वो प्रोसेस उस दिन से शुरू होगा। ये अभी 15 दिन की बात है, ये उस दिन से शुरू हुआ, उस दिन पे वापस चलेगी सारी प्रोसीडिंग्स। आप 8 फरवरी से पहले चली गई हैं ये। उससे प्रोसेस जब होगा तो वो इसी तरह होगा जैसे पीटीआई के कैंडिडेट इलेक्शन लड़ा, पीटीआई के कैंडिडेट इलेक्शन जीता, उन्होंने अपना लिस्टें भी दे दी, डिक्लेयर भी कर दिया सारा कुछ आपको, तो वो उस वजह से ये कर रहे हैं। अदरवाइज ये नहीं है कि कोई उन्होंने अपने तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जी हम तो इसी तरह ही करेंगे। वो कहते हैं वजह बता दें आप। इलेक्शन कमीशन पूरे केस में ये नहीं बता सका कि हमने क्यों उनको आज़ाद कर दिया, क्यों हमने कहा कि आज़ाद है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये नहीं था। पॉलिटिकल पार्टी को आप ख़त्म नहीं कर सकते इस तरह से करके कि जी सुप्रीम कोर्ट ने निशान ले लिया तो आप 94 रूल की एक्सप्लेनेशन में जाके तो पूरे का पूरा उनका जो सारा कोशिश है उसको नकारा और बिल्कुल बेकार कर दे। और पार्लियामेंट में देखिए 1.5-2 करोड़ वोटों की बुनियाद पे ये रिजर्व सीट्स आनी है। बिल्कुल उनकी रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? वो करेंगे जिन्होंने 1 करोड़ लिया है। राव खालिद साहब, एक तो ये शराइत हैं, आप कैसे देखते हैं और आपको लगता है कि मजीद सख्ती होगी पाकिस्तानी अवाम पर और मजीद महंगाई भी होगी इन शराइत की वजह से? बुनियादी सवाल हर आम आदमी जानना चाहता है। जी बिल्कुल, वो ये तो बहुत, क्योंकि उन्होंने इस दफ़ा बड़ी सख्त मॉनिटरिंग का फैसला किया है और उसकी पहली झलक हमें नज़र आई है जब आपने $600 मिलियन एक डिपॉजिट लिया है एग्जिम बैंक से, मेरे ख्याल चाइना के, अपने वो फॉरेन एक्सचेंज को लेवल पे मेंटेन करने के लिए। और हमने तासुर देने की कोशिश की है कि IMF की वजह से हमने किया है। उन्होंने कहा भाईजान हमने कोई नहीं कहा था आपको कि आप उधार लेके अपना लेवल ठीक करें, हम तो आपको कहते हैं अपनी रिफॉर्म्स करके ठीक करें। और इस तरह सूबों के ऊपर जिस उन्होंने कहा जी हम नज़र रखेंगे वो किस तरह से अपने एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, सब्सिडीज़ तो नहीं दे रहा है, या बाकी उनका जो NFC वार्ड की बात भी आपने की। लेकिन इसमें जो मुझे उम्मीद की झलक नज़र आती है वो 2 चीज़ें हैं। एक तो पहली दफ़ा हमारे वज़ीर ख़जाना ने ये कहा कि उनकी कोशिश से नहीं बल्कि चीन और अमेरिका की कोशिशों से ये पैकेज मिला है। तो आप क्या कर रहे थे फिर अगर चीन और अमेरिका की सारी मेहनत और उनकी कोशिश और उनकी आशीर्वाद से आपको ये मिला है? इसका मतलब है आप तो कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो आगे क्या करने का इरादा है? क्या वो सारी शराइत आप पूरी करेंगे? दूसरी उम्मीद है मुझे, डोनाल्ड लू साहब ने कहा है, जिनके कहने पे, जिन्होंने जब धमकी दी कि इमरान खान को हटा दो वरना फिर नताइज भुगतना पड़ेंगे, और इमरान खान को हटा दिया गया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की मईशत सही रास्ते पर पड़ गई है और चलेगी। पहले भी उनकी कई बात दुरुस्त हुई थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि डोनाल्ड लू इस दफ़ा जो कह रहे हैं वो भी दुरुस्ती साबित होगा। जो चैलेंजेस हैं वो बहुत बड़े हैं, उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए आपको, जो हमें नज़र नहीं आती। और फिर ये है कि एक बुनियादी जो बात की जाती थी कि IMF और बाकी जो मुल्क हमारे दोस्त मुल्क हैं वो इस शर्त पे मदद करना चाह रहे थे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहाँ पे हो। क्या हमने यकीन दहानी करा दी है या कोई ऐसा मंजर उनको पेश किया है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई है? मुझे लगता है इससे मंजूर होने से तो यही लगता है कि IMF कन्विंस है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है या आ जाएगा।